डिवोर्स के टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। डिवोर्स और तलाक इज़ द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए मैरिज। डिवोर्स या फिर तलाक एक मेथड होता है किसी भी मैरिज को, किसी भी शादी को डिज़ोल्व करने का। डिज़ोल्व का मतलब ये है कि आप पानी लो, पानी के अंदर जब आप नमक डालते हो या चीनी डालते हो, उसको फिर किसी चम्मच से जब आप मिक्स करते हो, उससे क्या हो जाता है, नमक और या चीनी पानी में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिज़ोल्व, गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना अंदर से। वैसे ही डिज़ोल्व एक मेथड है जो कि मैरिज को डिज़ोल्व कर देती है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव राइट टू डिवोर्स इन इस्लाम। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के पास ये राइट होता है कि वो डिवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। A verbal divorce is not recognized by law, therefore husband must provide written notice to his wife that divorce is effective. यानी कि वैसे तो वर्बल वे में डिवोर्स को कानूनी तौर पे माना नहीं जाता, लेकिन इस्लाम में ऑब्वियसली आप दे सकते हो डिवोर्स वर्बली। वर्बली का मतलब है मुंह से, ज़ुबानी कह के, बगैर लिखे। लेकिन लॉ के अंदर इस चीज़ को माना नहीं जाता कि आप बस ज़ुबानी मुंह से कह दिया कि भाई तलाक लेनी है मुझे, तो ये चीज़ लॉ में नहीं मानी जाएगी। अगर हस्बैंड को तलाक लेनी है अपनी वाइफ से, तो उसको चाहिए कि अपनी वाइफ को एक रिटन नोटिस भेजे तलाक की। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। कह रहे हैं कि अगर आप रिटन नोटिस भेजेगा तो उसके तलाक को इफ़ेक्टिव समझा जाएगा। इन इस्लाम डिवोर्स इज़ परमिटेड, यानी कि डिवोर्स की इजाज़त दी गई है, ठीक है। बट इट इज़ अ लास्ट ऑप्शन इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू अ मैरिज। इस्लाम में डिवोर्स की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन ये इजाज़त इसलिए दी गई है तब जब दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच गुजारा ना हो सके। वैसे तो इस्लाम चाहता यही है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ गुजारा करें, खुश रहें, साथ रहें। कुछ ऐसे स्टेजेस होती हैं जिसमें हस्बैंड या तो बहुत बुरा होता है या वाइफ ऐसी हरकत करती है जो कि जिसके साथ गुजारा नहीं चल सकता। ऐसी सिचुएशन पे इस्लाम ने इजाज़त दी है कि आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं डिवोर्स के थ्रू, तलाक के थ्रू। इन इस्लाम हस्बैंड गिव्स तलाक एंड वाइफ गिव्स खुला, but both of these divorces cases have rules fixed by Islam that must be followed। यानी कि अगर हस्बैंड जब डिवोर्स देते तो उसको हम तलाक कहते हैं, वाइफ जब डिवोर्स देती है तो उसको खुला कहते हैं इस्लाम के अंदर। लेकिन चाहे हस्बैंड डिवोर्स दे चाहे वाइफ, दोनों को इस्लाम के मुताबिक कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। वो प्रोसीजर्स आगे आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे कि किस तरह से खुला होगी, किस तरह से तलाक होगी। अब बात यह है कि इस्लाम ने कुछ स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है तलाक देने की, खुला देने की। उसकी वजह यह है ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ अचानक एक दूसरे से अलग ना हो, इसलिए इस्लाम ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ खास बातें लिखी हुई। अगर वो फॉलो करते हुए वो तलाक देते हैं, इससे दोनों साइड की सेफ्टी महफूज रहेगी। फिर आता है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस ये है सेक्शन 311 to 314 ऑफ मोहम्मद लॉ, यानी कि मोहम्मद लॉ के अंदर आपको डिवोर्स और डिवोर्स या डिसोल्यूशन ऑफ डिवोर्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर मीनिंग ऑफ डिवोर्स होता क्या है? डिवोर्स मीन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि किसी भी शादी को ख़त्म करना। डिवोर्स मीन्स ब्रेकअप, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर डेफिनेशन ऑफ डिवोर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू मरियम वेब्स्टर्स डिक्शनरी, टू लीगली डिवोर्स वंस मैरिज विद, टू एंड मैरिज विद वन स्पाउस बाय डिवोर्स। स्पाउस वो होता है जो पार्टनर होता है हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो डिवोर्स एक लीगल मेथड है टू डिसॉल्व अ मैरिज, ठीक है। तो डिवोर्स एक कानूनी तौर पे एक लीगल मेथड है जो शादी को ख़त्म कर देता है ताकि मैरिज एंड हो सके दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। दूसरा पॉइंट है मीनिंग ऑफ तलाक। तलाक की उन्होंने 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। मीनिंग ऑफ तलाक अंडर इस्लामिक लॉ, इट इज़ अ रिलीज फ्रॉम द मैरिज टाई ईदर इमीडिएटली और इवेंचुअली, यानी कि तलाक एक शादी की मैरिज की टाई को जल्दी ख़त्म कर देता है या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है। जल्दी जैसे ये होता है कि जल्दी प्रोसीजर उसके हो जाए तलाक के, कोर्ट्स भी उसको डिसीजन दे दे, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना है। इवेंचुअली ये होता है कि हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे को तलाक देते हैं, उस दौरान अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उसमें थोड़ा डिले कर देते हैं। तो मतलब कुछ चाहे तलाक जल्दी हो चाहे तलाक देर से हो, बस तलाक एक मेथड है, वो हो जाता है। जब हो उसकी 2 स्टेप्स हैं, या तो जल्दी हो जाता है तलाक या आराम से होता है। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। मीनिंग ऑफ तलाक अंडर लीगल सेंस, इसमें ये लिखा हुआ है तलाक इन लीगल सेंस मीन्स, पहले तो उन्होंने इस्लामिक सेंस में एक्सप्लेन किया, ठीक हो गया। अब उन्होंने कानूनी सेंस में यानी कि लॉ के हिसाब से तलाक है क्या, ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। तलाक यानी कि डिवोर्स इन लीगल सेंस मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज टाई ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। वही सेम बात को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की कि तलाक जो है हस्बैंड एंड वाइफ की जो बीच जो मैरिज होती है उसके टाई को ख़त्म कर देता है। टाई से मुराद दोनों की बीच जो रस्सी बंदी होती है और दोनों की बीच जो बॉन्डिंग होती है उसको ये ख़त्म करा देता है। किताब अल तलाक, ये एक किताब है जिसके अंदर आपको
तलाक़ के बारे में पूरी तफसीलें डाटा मिल जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है किताब अल तलाक़ इज़ द बुक ऑफ डिवोर्स विच कंटेन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू डिवोर्स इन इस्लाम। बहुत आसान बात लिखी। फिर इमाम रागिद, अकॉर्डिंग टू इमाम रागिद, तलाक़ मीन्स फ्रीइंग और अनडूइंग द नॉट, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो नॉट बंधी हुई थी, यानी कि दोनों के बीच जो टाई थी, जो मजबूत रस्सी थी, वो डिवोर्स के होने से टूट गई। इसलिए डिवोर्स के होने से खुल गई या टूट गई, ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। फिर उसके बाद एक केस लॉ है जो तलाक़ को डील करता है। इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस केस लॉ, तलाक़ इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द मैरिज, यानी कि ये भी एग्जैक्ट वही सेम बात को डिफरेंट जगहों पे रिपीट किया जा रहा है। यानी कि तलाक़ एक फ्रीडम है फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ मैरिज। बाउंडेज का मतलब है दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि तलाक़ होने से क्या होगा, जो मैरिज के अंदर जो बाउंडेज है ना, जो जुड़े हुए हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तलाक़ होने से क्या होगा, वो बाउंडेज अपने आप खुल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। दूसरी हेडिंग है अकॉर्डिंग टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात ये लिखी है द मोस्ट डिटेस्टेबल ऑफ लॉफुल थिंग नियर अल्लाह इज़ डिवोर्स, यानी कि डिवोर्स अल्लाह को ऐसा जितना पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली लोग इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ स्टेजेस ऐसी होती है जिसमें हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर पाते, जहाँ पे हस्बैंड या तो अच्छा नहीं होता या वाइफ अच्छी नहीं होती, कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जहाँ डिवोर्स लेना पड़ता है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक इसको ऐसा जितना अच्छा नहीं माना जाता। ये बात हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कही। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू अल्लाह, यानी कि कुरान में अल्लाह पाक ने डिवोर्स के बारे में क्या बताया, ये बात आपको यहाँ लिखी मिलेगी। इसमें ये आपको इस सूरत में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ़ यू फियर अ ब्रीच बिटवीन दैम देन अपॉइंट टू आर्बिट्रीज वन फ्रॉम हिज फैमिली, यानी कि अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम दोनों के बीच मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे और कोई फैसला नहीं सुना पा रहा है इन दोनों के लिए, तो करना ये अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि एक बंदा हस्बैंड की साइड से फेवर करे, एक बंदा वाइफ की साइड से फेवर करे, यानी कि दोनों फैमिली से एक एक बंदा आगे आए और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच पहले फ़ैसला कराए कि भाई आप लोग क्यों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, क्या दूसरी क्यों किस मामला की वजह से अलग हो रहे हैं, ठीक है। और फिर मतलब दो आर्बिट्रीज यानी कि दोनों साइड से कोई ना कोई एक बंदा आप आगे लेके आए, ये बात रखिए। क्यों ऐसा करने को अल्लाह ताला ने क्यों कहा, ताकि दोनों कपल्स के बीच रिकॉन्सिलेशन हो जाए। रिकॉन्सिलेशन का मतलब ये कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ज़ाहिर है जब एक दूसरे से हस्बैंड एंड वाइफ नाराज़ होते हैं तो दूसरे से वो बात नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन पे हस्बैंड के साइड से एक अक्लमंद बंदा, वाइफ के साइड से एक अक्लमंद बंदा, दोनों की फैमिली से इकट्ठे हो जाएँ वो दोनों बंदे तो हस्बैंड एंड वाइफ की बिहाफ पे बातचीत करें, इन दोनों की सुलह करवाएं। तो यही बात अल्लाह पाक ने यहाँ लिखी है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ज़ाहिर बात है अगर हस्बैंड वाइफ तलाक लेना चाहे उससे पहले एक दूसरे की रिकॉन्सिलेशन हो जाए, यानी कि एक दूसरे को समझें। जो आर्बिट्रीज हैं वो एक दूसरे से बातचीत करें, हस्बैंड का मसला बताएं, फिर वाइफ का मसला बताएं, ताकि किसी तरह तलाक ना हो, पहले रिकॉन्सिलेशन हो जाए। अगर रिकॉन्सिलेशन से बात बन जाती है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से तलाक नहीं लेंगे, अलग नहीं होंगे। लेकिन इससे भी अगर बात नहीं बचे तो ज़ाहिर बात है फिर तलाक ही होता है आखिर में। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सोल्यूशन फॉर डिवोर्स केस अकॉर्डिंग टू इस्लाम, यानी कि डिवोर्स का क्या सोल्यूशन है, इसका यहाँ पे लिखे इन केस ऑफ डिस्प्यूट मसला बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि इन केस ऑफ अ मसला बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इस्लाम इनकरेजेस रिकॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन टू सॉल्व द डिस्प्यूट, यानी कि अगर डिवोर्स अब नहीं करवाना चाह रहे, फिर भी हस्बैंड एंड वाइफ जो है एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो इस्लाम ये चाह रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच या तो रिकॉन्सिलेशन हो या आर्बिट्रेशन हो। रिकॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन का एक ही मतलब है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच किसी ऐसे अक्लमंद बंदों को ले आओ जो इन दोनों की आपस में सुलह करा सके, तो ये डिवोर्स होने से बचाया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में। ये उन्होंने इस पॉइंट में बात की। अगली हेडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ तलाक। इन तलाक द हस्बैंड प्रोनाउंसेस द फ्रेज आई डिवोर्स यू, यानी कि इस्लाम में हस्बैंड जो है वो आई डिवोर्स यू यानी कि मुंह से सीधा 3 दफ़ा कह देता है अपनी बीवी को, वाइफ को, कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अ मैन मे डिवोर्स हिज वाइफ 3 times टेकिंग हर बैक आफ्टर द फर्स्ट 2 तलाक वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड ने 2 दफ़ा तलाक कह दिया है तो उसके पास अभी भी ये ऑप्शन है कि वो अपनी वाइफ को वापस ले ले, लेकिन अगर हस्बैंड ने तीसरी दफ़ा तलाक का वर्ड बोल दिया है तो उस वक्त उसकी तलाक कम्प्लीटली हो जाती है, उसके बाद वो अपनी वाइफ को वापस नहीं ले सकता। तो इस्लाम में
अगर हस्बैंड 3 दफ़ा तलाक कह देगा आफ्टर द थर्ड तलाक दे कैन नॉट गेट बैक टुगेदर अंटिल शी मैरी समवन एल्स। यहाँ पे बात ये की कि जैसे ही हस्बैंड ने तीसरा तलाक का वर्ड यूज़ कर लिया तो उसकी बीवी नहीं रहेगी, तभी वो उसकी बीवी बनेगी दोबारा जब उसकी बीवी किसी और मर्द से शादी करेगी, फिर वो उसको छोड़ेगा, फिर ये कर सकेगा। ये बात उन्होंने यहाँ बताई। ट्रिपल तलाक के बारे में बताया, जो पीछे ट्रिपल तलाक हुई है ना, उसके बारे में नेक्स्ट हेडिंग पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सम हस्बैंड डू ट्रिपल तलाक इन विच द मैन सेज in one sitting, I divorce you 3 times. Many Islamic scholars believe there is a waiting period involved between the 3 talaqs, pointing to Quran this. यानी कि बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने कुरान का इस रेफरेंस को देखते हुए ये कहा है कि जब भी तलाक दी जाती है वाइफ्स को तो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि 2 तलाक अगर हस्बैंड दे देता है तो उसको वेट करना चाहिए तीसरे तलाक तक, ठीक है। या अगर तलाक उसने अचानक ही 3 तलाक दे दिए तो तब भी हस्बैंड को वेट करना पड़ेगा, शायद उस दौरान उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो ये सीन उन्होंने यहाँ पे बताया। फिर अब शिया एंड सुन्नी मुस्लिम के अकॉर्डिंग तलाक का क्या कॉन्सेप्ट है, शिया के अकॉर्डिंग क्या है, सुन्नी के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये बात आपको इस हेडिंग में मिलेगी। तो पहली हेडिंग है सुन्नी मुस्लिम्स पे, जिसमें लिखा हुआ आएगा अकॉर्डिंग टू सम सुन्नी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ईच तलाक अटरेंस का मतलब है द एक्शन ऑफ सेइंग समथिंग और एक्सप्रेस समथिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू सुन्नी स्कूल यानी सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग जो तलाक है जिसको अटर किया जाता है शुड बी फॉलोड बाय अ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स फॉर वुमेन, यानी कि जब आप हस्बैंड तलाक देता है तो तलाक के बाद भी हस्बैंड को सब्र करना चाहिए 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स फॉर वुमेन, क्योंकि उस ज़ाहिर वजह वो तलाक दे देता है हस्बैंड वाइफ को, तो उसके बाद शायद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी हो या पहले हुई हो, तो वो तो 3 मंथ का वेटिंग पीरियड है वो इसलिए दिया जाता है ताकि अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो एक दफ़ा बच्चा पैदा हो जाए, जो भी उसका प्रोसीजर है वो प्रॉपर्ली फॉलो हो जाए। फर्दर मोर बिफोर द थर्ड और फाइनल तलाक द कपल मस्ट ट्राई टू रिकॉन्सिल। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि अब ज़ाहिर बात है सुन्नी स्कूल के अकॉर्डिंग हस्बैंड ने 2 तलाक दे दिए, तीसरा तलाक नहीं दिया, 2 तलाक दे दिए, तो हस्बैंड को चाहिए कि वो 3 महीने सब्र करे। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ शायद प्रेग्नेंट हो सकती है। जब 3 महीने गुजर जाते हैं तो उस दौरान सुन्नी स्कॉलर्स के हिसाब से उस 3 महीने के अंदर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कोई बड़ा आके सुलह कराए, ठीक हो गया। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो एक दफ़ा वाइफ की प्रेगनेंसी का कंफर्म हो जाए 3 महीने बाद, फिर उसके बाद थर्ड तलाक दे के हस्बैंड वाइफ से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। ये उन्होंने यहाँ पे बात कही है। यहाँ पे एक और बात कही गई, देयर मस्ट बी अ वेटिंग पीरियड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बट सम सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर्स एक्सेप्ट हिज दिस ट्रिपल तलाक एडवांस मेथड, यानी कि कुछ सुन्नी मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग कुछ अकॉर्डिंग के जो अचानक 3 तलाक हस्बैंड देते हैं ना, कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से सुन्नी स्कॉलर्स के हिसाब से ये चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो ये डिफरेंट राय आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद दूसरी हेडिंग है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी शिया मुस्लिम। शिया मुस्लिम के अंदर भी ऑब्वियसली वही बात कही है, लेकिन शिया मुस्लिम वाले ये कह रहे हैं कि जब भी 2 तलाक दे दिया जाए उसके बाद एक वेटिंग पीरियड होता है, तो 3 महीने का वेटिंग पीरियड उसको हम कहते हैं इद्दा या इद्दत, ठीक है। वो तो 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, उसके अंदर अगर दोनों के बीच रिकन्साइलेशन हो जाए, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कोई बड़ा आके कोई दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग ठीक करे, जो भी लड़ाई हुई है उस मामला को ठीक कर दे, यानी कि रिकन्साइल करा दे दोनों के मामला को, तो उसी 3 महीने के अंदर इद्दा के अंदर दोनों वापस हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक हस्बैंड ने थर्ड तलाक तो दी नहीं, लेकिन अगर हस्बैंड ने इद्दा के बाद थर्ड तलाक दे दी तो ज़ाहिर बात है फिर वो उसकी वाइफ नहीं रहती। तो ये बात उन्होंने शिया स्कूल ऑफ थॉट में लिखी है। फ़र्क ऐसा जिसमें नहीं है, लेकिन शिया स्कूल्स ऑफ थॉट इद्दा पीरियड को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन सुन्नी स्कॉलर्स में कुछ ऐसे स्कॉलर ज़रूर मिलेंगे आपको जिनको लगेगा कि ट्रिपल तलाक एडवांस देने भी गलत नहीं है, लेकिन शिया स्कॉलर्स जो है ये समझते हैं कि ट्रिपल तलाक एडवांस देना सही नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर बात है इद्दा पीरियड जब होगा उसमें वाइफ ऑब्वियसली प्रेग्नेंट भी हो सकती है, और अगर इद्दा पीरियड होगा उसका एक और फ़ायदा ये भी है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच रिकन्साइलेशन कराई जा सकती है, जिसमें कोई बड़ा आके दोनों के मामला को ठीक कर सके। तो इसलिए शिया स्कॉलर्स इद्दा पीरियड को पार्टिसिपेट करते हैं, उसको सही मानते हैं। मुझे लगता है ये है भी सही, करना चाहिए इंसान को, वेट करना चाहिए ताकि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के पास वापस आ जाएं तो बेहतर होगा। आगे स्टेप्स ऑफ तलाक। तलाक है 3 स्टेप्स मैंशन बिलो, यानी कि तलाक के क्या 3 तरीके हैं, वो ये 3 तरीके हैं, तो इन्हीं को हम आगे पढ़ने लगे। अब यहाँ पे स्टेप्स ऑफ तलाक है। पहला स्टेप है इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन के बाद दूसरा स्टेप शुरू हो जाए जिसको हम कहेंगे रिकन्सिलिएशन। इनिशिएशन में होता क्या है? इनिशिएशन में होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से कह देता है कि भाई मुझे तलाक चाहिए, ठीक है। वो अपनी 2 बार तलाक दे देते इस सिचुएशन में।
फिर 2 बार जब वो तलाक दे देता है फिर उसके बाद इद्दा पीरियड शुरू हो जाता है जिसके अंदर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच रिकन्सिलिएशन कराने की लोग कोशिश करते हैं, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों की साइड से फैमिली में से कोई बड़ा आके दोनों को समझाता है कि एक दूसरे से लग ना हो, दोनों के मामला ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं रिकन्सिलिएशन। जब स्टेप 2 हो जाता है उसके बाद जब फिर भी हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की नहीं सुनते, 3 महीने गुजर जाते हैं, यानी कि इद्दा पीरियड गुजर जाता है, फिर होता है थर्ड स्टेप यानी कि कंप्लीशन ऑफ तलाक। फिर उसके बाद तलाक हो जाती है दोनों के बीच। फिर वही बात जो वहाँ पे लिखी है उन्हीं की डिटेल यहाँ लिखी है। इनिशिएट का मतलब है शुरू करना। यहाँ पे हस्बैंड ने तलाक की बात शुरू कर दी, 2 बार तलाक दे दिया, ये वही बात है। अकॉर्डिंग टू सुन्नी स्कॉलर, इनिशिएशन स्टेज इन सुन्नी स्कॉलर कंसिस्ट ऑफ द हस्बैंड से एक तलाक वंस इन दी प्रेजेंस ऑफ हिज वाइफ, यानी कि अपनी वाइफ की मौजूदगी में हस्बैंड 1 या 2 दफ़ा तलाक दे। तीसरी दफ़ा तो अपने से दे देगा तो फिर स्टेप 2 तो आएगा ही नहीं ना, फिर सीधा तलाक, फिर सीधा कंप्लीशन आ जाएगा। इसलिए थर्ड से पहले रिकन्सिलिएशन होगी। जब थर्ड तलाक देगा तो फिर उसके बाद कंप्लीशन हो जाएगी, ठीक है। फिर शिया स्कॉलर क्या कहता है इनिशिएशन के बारे में, मेकिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट दैट यू आर स्टार्टिंग द डिवोर्स प्रोसेस। पहले तो सुनने के हिसाब से ये है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के सामने कहना चाहिए, लेकिन शिया के हिसाब से ये है कि अगर हस्बैंड को अपनी वाइफ को तलाक देना है तो उसको पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। अगली हेडिंग है डिक्लेरेशन ऑफ तलाक। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ तलाक, डाइवोर्स दैट इज़ तलाक सीरी, और इन दोनों का आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तलाक सीरिया इज़ अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ डाइवोर्स सच एज आई डाइवोर्स थी, यानी कि तलाक सीरी में हस्बैंड सीधी तरह वाइफ को कह रहा है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए या मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरे में है तलाक किनाया अन। तलाक किनाया अन इज़ एन अनक्लियर इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डाइवोर्स। पहली बारी में हस्बैंड डायरेक्टली अपने वाइफ को कह देता है मुझे तलाक चाहिए, जिसमें कोई ऐसी कंफ्यूजिंग बात नहीं है। लेकिन दूसरे बारे में ये कह रहा है कि हस्बैंड मुंह से नहीं कह रहा तलाक के बारे में, बस उसने दिल में इरादा की है, उसने रवैया अपना थोड़ा चेंज कर लिया है, यानी कि कोई बात क्लियर नहीं कर रहा कि वो तलाक देना है कि नहीं देना। तो ये उन्होंने तलाक की कुछ फ़र्क बताया कि कुछ सिचुएशन में हस्बैंड डायरेक्टली कहता था, कुछ सिचुएशन पे हस्बैंड डायरेक्टली नहीं कहता, ठीक है। तो उस पर ये चीज़ आएगी, ठीक है। फिर रिकन्सिलिएशन मेथड आता है, ये स्टेप 2 था, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हस्बैंड 2 तलाक दे देता है उसके बाद रिकन्सिलिएशन होगी। रिकन्सिलिएशन के अंदर होता ही है कि वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि जब हस्बैंड 2 तलाक दे देता है उसके बाद 3 महीने का इद्दत पीरियड शुरू हो जाएगा, यानी कि वेटिंग पीरियड होगा। उसमें ये होगा कि वाइफ की प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा और साथ साथ उसी 3 महीने के अंदर उन दोनों की फैमिलीज़ में से, यानी कि हस्बैंड की फैमिली में से और वाइफ की फैमिली में से कोई बड़ा आके दोनों के बीच रिकन्सिलिएशन कराएगा, यानी कि दोनों की लड़ाई ख़त्म कराएगा। जब फिर भी नहीं एक दूसरे की माने, फिर भी वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, उसके बाद फिर कंप्लीशन का स्टेज आ जाएगा, यानी कि दोनों फिर एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो डिवोर्स इस स्टेज पे तलाक हो जाएगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फिर इसमें अब इसके अंदर था क्या, इन्होंने अकॉर्डिंग टू शिया स्कॉलर्स के बारे में पढ़ लें। When the waiting period is over, the talaq procedure is completed. 2 witnesses are required to. अच्छा, सुनी स्कॉलर में विटनेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़ाहिर बात है आपका इद्दा पीरियड यानी कि वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गया तो आप फिर सीधा आपका तलाक हो जाता है। लेकिन शिया के हिसाब से ये है कि जब इद्दा पीरियड ख़त्म हो जाता है, यानी कि वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो आपका तलाक तभी एक्सेप्ट होगा जब आप 2 विटनेसेस के सामने तलाक की कंप्लीशन कर देते हो। ये फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ तलाक की कौन लोग तलाक दे सकते हैं, ये बात उन्होंने बताई है। कैपेसिटी ऑफ तलाक की सुनी स्कूल एंड शिया। अच्छा, पहले सुनी वाला पढ़ते हैं। एनी मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब ये है कि जो मर्द ज़हनी तौर पर ठीक हो, जो माजूर ना हो, ऐसे मुसलमान मर्द ही जो मेच्योरिटी की एज में पहुँचे, यानी कि ऐसे मर्द जो 18 से बड़े हों, जिसका जो ज़हनी तौर पे इस मामला को समझ सकें, तो ऐसे मर्द जो मेच्योर भी हों वो अगर तलाक दें तो वो ही कैपेबल होंगे, ठीक होगा। इसको हम कैपेसिटी कहेंगे। सेम हुई बात आगे लिखी है, यहाँ पे भी यही कहा गया शिया स्कॉलर्स ने कि जो मर्द तलाक देगा या डाइवोर्स देगा वो अडल्ट होना चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, समझने की सेन होना चाहिए। सेन का मतलब है ज़हनी तौर पे ठीक होना चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से तलाक दे, किसी के दबाव में आके ना दे। नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ दैट, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि तलाक के क्या असरात होंगे, उसको पता होना चाहिए कि वो जो एक्शन लेने लगा है वो क्या है, ठीक है। ये बात शिया और सुन्नी ऑलमोस्ट सेम बात, एक सेम ही है दोनों में, ठीक है। अगली हेडिंग है फॉर्म ऑफ तलाक। फॉर्म ऑफ तलाक या तो ओरल हो सकती है, या तो आप अपनी बीवी को मुंह से ज़ुबानी ओरल ही कह दो कि भाई मुझे तुम्हें तलाक देनी, या फिर रिटर्न फॉर्म में कोई नोटिस भेज दो अपनी बीवी के घर कि मुझे तुमसे तलाक लेनी है, रिटर्न पेपर पे, ठीक है। तो ये 2 फ़र्क है। इन्हीं फॉर्म्स को यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया। फॉर्म ऑफ तलाक को ओरल यानी कि प्रोनाउंसमेंट में कर दें, रिटर्न तलाक को हम तलाकनामा कहेंगे, ठीक है। तो रिटर्न तलाक को तलाकनामा कहेंगे तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सही है।
तो उन्हीं दोनों को मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि ओरल क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, आपको समझ तो आ गया होगा। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग। फिर उसके बाद तलाक गिवन इन द एब्सेंस ऑफ वाइफ, यानी कि अब वाइफ सपोज किसी और मुल्क में है, आप किसी और में हो, तो आप उसको तलाक देना चाह रहे हो, तो उसकी प्रोसीजर आपको यहाँ मिलेगी कि हस्बैंड अगर वाइफ को तलाक देना चाह रहा है तो वो वाइफ के घर के एड्रेस पे उसका नोटिस भेज दे। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है, ठीक है, हो गया। फिर अगली हेडिंग है मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब तरीका बताया कि किस तरह से शादी को ख़त्म किया जाएगा। फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, अपोस्टेसी, डेथ ऑफ। अच्छा, ये जो पैच है ये मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर है, तो ये उसी के साथ ही आएगा, सही है। नेक्स्ट इज डिफरेंट मोड्स ऑफ तलाक। मेथड ऑफ तलाक बता रहे हैं कि तलाक देने का क्या क्या तरीका है। उसमें तलाक के क्यों, तलाक के सुन्ना। तलाक सुना के 2 पॉइंट्स में एहसान और हसन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब तलाक के क्यों का मतलब है तलाक जो कुरान में मौजूद है, तलाक जो सुन्ना के अकॉर्डिंग है। अब तलाक जो कुरान में मौजूद है, व्हेन द तलाक प्रोसीड्स फ्रॉम द हस्बैंड इट इज़ कॉल्ड एज तलाक एंड इट इज़ मेंशन्ड इन कुरान। अगली है तलाक सुना। तलाक सुना इज़ अ तलाक विच इज़ अफेक्टेड विद द ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर में जिस तरह से तलाक दिया जाता था ये उसके बारे में मौजूद है। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जिस तरह से तलाक दिया जाता था वो तलाक एहसान एंड तलाक हसन की शक्ल में दिया जाता था। तो ये उसके पॉइंट्स लिखे हैं कि दिस तलाक प्रोनाउंस्ड इन द एहसान फॉर्म इज़ बेस्ट काइंड। अच्छा, क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि एहसान अच्छा है, हसन तलाक जो है कम अच्छा है, बस इस तरह का आप लिख दो, ठीक है। आप चाहे इतना भी अगर हमने लिख लिया ना तो काफ़ी है, बेशक एक्सप्लेन ना करो। उसके बाद अदर मोड्स ऑफ तलाक। एक तो ये मेथड है तलाक देने का, यानी कि कुरान के अकॉर्डिंग और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेडिशन के हिसाब से भी आप तलाक दे सकते हो। उसके अलावा तलाक देने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो क्या क्या है। खुला मैंने पहले ही बताया था, वाइफ अगर तलाक देना चाहती है हस्बैंड की जगह वाइफ तो उसको हम खुला कहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तलाक के डिफरेंट प्रोसीजर हैं, तलाक के बैद, तलाक के बयान, ये सारे हैं, तो इनको हम अभी पढ़ते हैं। हमारे पास तलाक बिदात आ गया, ठीक है। तलाक बिदात का सिस्ट ऑफ 3 प्रोनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग ए सिंगल तोहर ईदर इन वन सेंटेंस। तलाक बिदा इज़ कंसिडर्ड एज इंस्टेंट डिवोर्स। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड 3 ही तलाक एक ही टाइम बोल दे, कोई इतना पीरियड नहीं आएगा। इसके बारे में उन्होंने यहाँ लिखा है। दूसरा हेडिंग है तलाक बयान का सिस्टम 3 प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग तोहर ईदर इन वन सेंटेंस अदरवाइज थ्राइस और इन सेपरेट सेंटेंस। ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है कि या तो हस्बैंड एक ही गो में कह देगा मुझे तुमसे तलाक चाहिए, बस उसने ये 3 दफ़ा ही कह दिया, या वो 3 दफ़ा कहेगा आई डाइवर्स यू, आई डाइवर्स यू, आई डाइवर्स यू, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया, यानी कि तलाक को डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप तलाक दे सकते हो। ये इंस्टेंट है, इसको भी ऑलमोस्ट इंस्टेंट की कैटेगरी में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा इसको मेथड डिफरेंट है कि इसमें पहले हस्बैंड 3 दफ़ा भी कह सकता है, तो ऑलमोस्ट ज़रा सा ही फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगला है इला। इफ़ अ हस्बैंड हैविंग अटेन प्यूबर्टी का मतलब है कि हस्बैंड अगर बालिग है, काबिल है, उसको पता है कि यार वो अभी डिवोर्स देने के काबिल हो गया, बड़ा हो गया, swears by God not to have sexual intercourse with his wife for a period of 4 months और मोर ही is said to be make इला। यानी कि अगर हस्बैंड बालिग है और वो अल्लाह पाक की कसम खा के कहता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ पूरे 4 महीने के अंदर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो और वो डिवोर्स लेना चाहता है तो उसका डिवोर्स हो जाएगा। ये भी एक मेथड है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड। अब इसी का इला का आगे ही ये डिस्कशन हो रही है कि अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थाट्स, हनफी अगर है तो वो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट्स पे आएगा, अगर शफी स्कूल है तो समझ जाना वो शिया स्कूल ऑफ थाट्स पे है, ठीक है। तो अंडर हनफी लॉ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 months द मैरिज इज डिसॉल्व विदाउट लीगल प्रोसीडिंग। यानी कि अगर हस्बैंड बालिग है और उसने अल्लाह पाक की कसम खा के गया, उसने अपनी वाइफ के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया 4 महीनों के अंदर, तो उसका डाइवोर्स हनफी स्कूल ऑफ थाट्स यानी कि सुन्नी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर शिया के हिसाब से देखा जाए तो अंडर शिया लॉ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 months द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लीगल प्रोसीडिंग अंडर, यानी कि हनफी स्कूल में लीगल प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि कानूनी कागजात की ज़रूरत नहीं थी डाइवोर्स देने के लिए। लेकिन शिया के हिसाब से डाइवोर्स अगर देना है इला के मेथड के थ्रू तो हस्बैंड को चाहिए कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स करे, यानी कि कोर्ट जाके प्रॉपर्ली कागजात वगैरह तैयार करे डाइवोर्स के। ये फ़र्क है। फिर उसके बाद ज़रा दूसरा डाइवोर्स मेथड है, इसको पढ़ते हैं ये क्या है। इफ़ हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ विद हिज मदर और एनी अदर फीमेल हु आर हिज ब्लड रिलेटिव्स, इन दिस केस द वाइफ हैज़ अ राइट टू refuse to have sexual intercourse with him until he does not seek forgiveness. The wife has a right to divorce this case. जब यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि अगर हस्बैंड अपनी बीवी को अपनी माँ के साथ या अपनी बहनों के साथ तशबीह दे, उसको कंपेयर करे वाइफ को माँ के साथ या बहनों के साथ, तो ऐसी सिचुएशन पे उसकी बीवी
अपने ही हस्बैंड पे हराम हो जाएगी इस्लामिक लॉ के हिसाब से, क्योंकि जो हस्बैंड की जो माँ होती है और बहन होती है ऑब्वियसली वो हराम होती है, ही कैन नॉट टच एनी ऑफ फॉर्म। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर वो अपनी बीवी को अपने माँ के साथ कंपेयर कर देता है या बीवी को बहनों के साथ अपनी कंपेयर कर देता है, तो उसकी बीवी अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना भी कर सकती है और ऐसी सिचुएशन पे हस्बैंड का तलाक भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे लिखा है अपनी बीवी को किसी औरत से या बीवी के जिस्म को किसी और, यहाँ पे कहना, यहाँ पे मैं ये चाह रही हूँ इस लाइन पे कि आप अपनी बीवी के हाथों को या उसके किसी भी जिस्म के पार्ट को भी अगर आप कहते हो कि भाई ये मेरी माँ जैसा है या मेरी बहन जैसा है, ऐसी सिचुएशन में भी आपके लिए मसला बन सकता है, आप पे अपनी बीवी हराम हो सकती है। एक तरह से उन्होंने एक मेथड बताया कि अगर ऐसा हरकत हस्बैंड ने कर दी है तो वाइफ उसके लिए फिर हराम हो जाएगी, उसको प्रॉपर्ली फिर लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करना पड़ेगा, फिर तलाक प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने एक मेथड बताया तलाक का। उसके बाद आता है खुला। खुला ऑब्वियसली जो है वाइफ तलाक देती है, वाइफ डिवोर्स देती है अपने हस्बैंड को, ठीक है। तो जब वाइफ अपने हस्बैंड को डिवोर्स देती है तो सीन इसमें खुला में ये होता है कि फिर अगर वाइफ ने डिवोर्स दिया हस्बैंड को तो उसको अपना हक महर वापस करना पड़ेगा हस्बैंड को, ठीक हो गया। अगर हस्बैंड ने हक महर दे दिया वाइफ को तो उसको वाइफ वापस करना पड़ेगा हस्बैंड को, या अगर हस्बैंड ने अभी तक कोई हक महर नहीं दिया तो अगर वाइफ खुद डिवोर्स ले रही है तो वो अपने हस्बैंड से डिमांड नहीं कर सकेगी हक महर की। लेकिन अगर हस्बैंड छोड़ा है अपनी बीवी को तो वो तलाक होगा। तो अगर हस्बैंड खुद छोड़ा तो हस्बैंड को चाहिए कि वो अपना हक महर अपनी बीवी को दे। ये है इनमें फ़र्क। मुबारत क्या होता है? मुबारत मीन्स ऑब्टेनिंग रिलीज फ्रॉम ईच अदर। मुबारत भी यही होता है कि एक दूसरे से अलग होते हैं। इट कैन बी इनिशिएटेड ईदर ऑन द वाइफ और फ्रॉम द हस्बैंड। मुबारत इज़ अ काइंड ऑफ डिवोर्स विच इज़ डन बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट टू गेट सेपरेशन। सिंपल सा तलाक है कि भाई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कभी भी किसी भी वक्त तलाक ले सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड और मुबारत को चाहे हस्बैंड शुरू करे कि वाइफ, इट डजंट मैटर, दोनों को तलाक मिल जाएगी। लेकिन खुला सिर्फ और सिर्फ बीवी कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता, लेकिन मुबारत को बीवी या हस्बैंड दोनों कर सकते हैं। लेन क्या होता है पढ़ते हैं। अच्छा, जितने भी मैं पढ़ी हूँ ये सारे के सारे काइंड्स ऑफ डिवोर्स हैं या डिल्यूशन ऑफ मैरिज है, ठीक हो गया। अब लेन क्या है? लेन इज़ अ काइंड ऑफ डिवोर्स इन विच द हस्बैंड अक्यूजेज हिज वाइफ ऑफ एडल्टरी। यानी कि अब लेन मैं बताती हूँ। लेन में ये है कि जो हस्बैंड होता है, जो श्योर होता है बीवी को, वो अपनी ही बीवी पे किसी और मर्द के साथ गलत काम करने के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। एक्यूजेशन का मतलब ये है कि हस्बैंड अपनी ही वाइफ पे इल्ज़ाम लगा दे इस बात का कि उसकी बीवी ने किसी और मर्द के साथ कोई गलत हरकत की है, किसी और मर्द ने इसके साथ की। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर वो मर्द, यहाँ पे मैंने कुरान अरबिक में भी विद रेफरेंस सूरह अल-नूर के अंदर ये चीज़ मौजूद थी लेन के बारे में, तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर ये बात बताई जा रही है कि अगर हस्बैंड जो है, अगर वो उसको पूरा यकीन है कि उसकी वाइफ ने किसी और मर्द के साथ कोई गलत हरकत की है, नाजायज़ हरकत की है, तो वो फिर अपने ऊपर अल्लाह की लानत कहे। इस कुरान के अंदर लिखा है अपने ऊपर अल्लाह की लानत कहे, और फिर वो ये कहे कि इसकी वाइफ ने गलत हरकत की है। लेकिन अगर वाइफ सच्ची है तो वाइफ ये कहेगी अपने बारे में कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, तो हस्बैंड में भी ये होगा मुझ पर भी अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। यानी अगर वाइफ को लगता है उसने कोई अडल्ट्री या कोई गलत काम नहीं किया तो वो अपने ऊपर अल्लाह की लानत लाएगी। अगर हस्बैंड को लगता है उसने कोई गलत काम नहीं किया, गलत कोई झूठी बात नहीं की अपनी बीवी पे, तो वो अपने ऊपर अल्लाह की लानत लाएगा। तो ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो बाज़ औक़ात हस्बैंड एवं ही अपने वाइफ पर इल्ज़ाम लगा देता है, तो और वो अपने ऊपर अल्लाह की लानत अगर लाने के लिए तैयार है और तलाक लेने को तैयार है तो ठीक है, उसका नुकसान है, कोई उस पर वाइफ का नहीं है। लेकिन अगर वाइफ ने वाकई में अडल्टरी की है, हस्बैंड को नहीं पता, तो वाइफ ने झूठ में कह दिया कि नहीं मुझ पर अल्लाह की लानत दी है, वो तो उसमें वाइफ का नुकसान होगा, हस्बैंड का नहीं, ठीक है। तो एज सच यहाँ पे सीधी बात ये लिखी है कि देखो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर धोखेबाज है, दोनों ने वाकई में कुछ गलत किया है, तो कुरान के हिसाब से उनको सज़ा मिल सकती है, ठीक है। ये बात उन्होंने लिखी है। सपोज अगर वाइफ ने वाकई में अडल्टरी किया और वो झूठ बोल देती है कि हाँ मुझ पर अल्लाह की लानत, तो ये उसको पता है उसने अडल्टरी किया, तो ऐसी सिचुएशन में वाकई भी उस पर अल्लाह का कर्ज यानी कि अल्लाह की लानत आ सकती है वाइफ पे। अगर वाइफ सच्ची है, उसने अडल्टरी नहीं की, फिर भी वो कहती है अल्लाह की लानत है मुझ पर, तो उस पर अल्लाह की लानत नहीं बरसेगी, उसने कुछ नहीं किया, वो पाक साफ़ है। तो ये बात उन्होंने आपको यहाँ पे लेन में मिलेगी। जब आप कुरान की ये पढ़ोगे वर्डिंग्स तो आपको खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है तलाक गिवन अंडर कंपल्शन और इंटॉक्सिकेशन। यानी कि तलाक किसी, जब हस्बैंड किसी प्रेशर में आके अपनी बीवी को तलाक दे तो सुन्नी के अकॉर्डिंग उसको सही समझा जाएगा, लेकिन शिया के हिसाब से ऐसे तलाक को यानी कंपल्जन में कोई प्रेशर में आके तलाक जब हस्बैंड दे तो उसको सही नहीं समझा जाएगा। इंटॉक्सिकेशन का मतलब है शराब पीना। अगर हस्बैंड ने शराब की हालत में, नशे की हालत में सुन्नी के हिसाब से तलाक दी तो उसको सही समझा जाएगा, लेकिन शिया के हिसाब से अगर हस्बैंड ने शराब पी के तलाक दी है
तो उसको सही नहीं समझा जाएगा। जेस्ट का मतलब है मजाक में, यानी कि हस्बैंड ने मजाक में अगर हस्बैंड अपनी बीवी को कह दिया ना कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मजाक में कह दिया, तब भी सुन्नी कहता है कि उसके तलाक को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी तलाक हो जाएगी। लेकिन आगे भी मैं पढ़ के बता देती हूँ कि जो जेस्ट है इसका बता देती हूँ। तलाक गिवन इन जेस्ट अंडर सुन्नी लॉ, तलाक अटर का मतलब है कहना, इन सपोर्ट ऑफ जेस्ट मजाक में, और बाय मेरी सिर्फ स्लिप ऑफ टंग इज़ वैलिड, यानी कि अगर सुन्नी के अकॉर्डिंग में अगर हस्बैंड मजाक में भी अपनी बीवी को तलाक देता तब भी उसका तलाक हो जाएगा। लेकिन शिया क्या कहता है, शिया लॉ क्या कहता है, तलाक अटर्ड इन सपोर्ट ऑफ जेस्ट और बाय मेरी स्लिप ऑफ टंग इज इनवैलिड, मतलब अगर हस्बैंड ने गलती से मजाक में तलाक कह दिया तो उसका तलाक नहीं होगी। तो ये एक ही बात है, बट शिया और सुन्नी का इसमें फ़र्क आपको मिलेगा, ठीक है। वेज ऑफ डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स देने का क्या तरीका है। फॉलोइंग द वेज ऑफ डाइवोर्स, नंबर 1 बाय हस्बैंड एट हिज विल विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अ कोर्ट, यानी कि हस्बैंड अपनी मर्जी से तलाक दे, उसमें कोर्ट वगैरह कोई उसको दबाव ना डाले, जो करना है उसको खुद करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बाय द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की मर्जी से ही तलाक को आ जाए। उसके बाद बाय कोर्ट, जब दोनों राज़ी हो जाए हस्बैंड एंड वाइफ तलाक देने के लिए, उसके बाद वो कोर्ट प्रोसीजर करेंगे। ये बात थर्ड पे लिखी कि बाय कोर्ट, ठीक है। अगली क्या हेडिंग है, अगली हेडिंग है लीगल कॉन्सेंसस, यानी कि तलाक होने के बाद क्या क्या नुकसानात होंगे, क्या क्या लीगल प्रोसेस क्या क्या होगा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर डिवोर्स फॉलोइंग अदर लीगल कॉन्सेंसस, नंबर 1 सेक्शुअल इंटरकोर्स आफ्टर डिवोर्स बिकम अनलॉफुल, यानी कि जो भी सेक्शुअल इंटरकोर्स हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होता रहा है वो डिवोर्स होने के बाद दोनों के बीच जो सेक्शुअल इंटरकोर्स है वो हराम हो जाएगा, क्योंकि अब वो उसकी बीवी नहीं रही। डॉवर बिकम्स इमीडिएट पेएबल, यानी कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देना चाह रहा है तो उसको फ़ौरन अपनी बीवी को हक महर उसी वक्त देना पड़ेगा। जब तक वो हक महर नहीं देगा उसकी तलाक नहीं होगी। आफ्टर डिवोर्स देयर इज़ अ राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द मैरिज, यानी कि जब हस्बैंड डिवोर्स दे देगा अपनी बीवी को तो उस हस्बैंड के पास ये राइट होगा कि वो किसी और औरत के साथ शादी कर सके। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स इज मेंशन बिलो। प्रोसीजर किस तरह, प्रोसीजर से मुराद है कि आप डिवोर्स को किस तरह से शुरू करते हो, क्या क्या करते हैं। तो पहले तो ये आता है कि पहले आपको नोटिस देना होता है अपनी बीवी को भी, और भी जिन लोगों को नोटिस देना है वो आगे बताएंगे। दूसरे हेडिंग है हमारे पास रिकॉन्सिलेशन बिटवीन पार्टीज। पहले तो नोटिस आएगा तलाक का हस्बैंड की तरफ से वाइफ को, फिर उसके बाद जब तलाक का नोटिस आ गया उसके बाद फिर रिकॉन्सिलेशन बिटवीन पार्टीज होगी, यानी कि कोई बड़ा आएगा दोनों के बीच सुलह कराएगा। जब दो फिर भी नहीं माने फिर थर्ड पॉइंट पे होगा इफेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स, फिर उसके बाद डिवोर्स हो जाएगी। तो पहले पॉइंट को हम पढ़ते हैं नोटिस की। तो नोटिस में नोटिस टू अ चेयरमैन, जब हस्बैंड तलाक देना चाहेगा तो पहले वो चेयरमैन को एक नोटिस भेजेगा तलाक का, फिर दूसरा नोटिस वो अपनी वाइफ को भेजेगा, ठीक है। और नोटिस की शक्ल में होगा, नोटिस रिटन फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि लिखे हुए कागज़ में होना चाहिए कि भाई मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहा हूँ। किसको पहले देगा, चेयरमैन को देगा जो कि तलाक करवाने वाली अथॉरिटी है होगी, ठीक है। वहाँ पे जो चेयरमैन बैठा होता है ना तलाक कराने वाली अथॉरिटी पे, वहाँ पे पहले देगा नोटिस, उसके बाद फिर अपनी बीवी को देगा, फिर उसको, और जो ये नोटिस भेज रहा है रिटन फॉर्म में होना चाहिए। उसके अलावा पर्पज़ ऑफ नोटिस क्या है, तो पर्पज़ ऑफ नोटिस इज टू इन्फॉर्म अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि जो नोटिस ये चेयरमैन को भेज रहा है या वाइफ को भेज रहा है, इसका पर्पज़ ये है कि उसका हस्बैंड तलाक लेना चाह रहा है अपनी बीवी से। टाइम फॉर गिविंग नोटिस, नोटिस शैल बी गिवन एट द टाइम व्हेन द हस्बैंड हैज़ प्रोनाउंस्ड डिवोर्स, यानी कि वो अपनी बीवी को तलाक के बारे में कह चुके घर में, उसके बाद वो अब चेयरमैन को देगा नोटिस, फिर अपनी बीवी को एक रिटर्न नोटिस देगा। दोनों को रिटर्न नोटिस देने के बाद जब उसने हस्बैंड ने तक मुँह से तो कह देना, उसके बाद ही वो नोटिस दे सकती, यानी कि उसने अपनी बीवी को कहा ही नहीं मुँह से कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, पहले उसको नोटिस हाथ में दे दिया। ऐसा सीन नहीं करना, हस्बैंड को चाहिए कि पहले वो अपनी बीवी को तलाक का कहे कि भाई मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, उसके बाद वो नोटिस भेजे चेयरमैन और बाकी लोगों को। दूसरी हेडिंग आती है हमारे पास रिकॉन्सिलेशन बिटवीन पार्टी, जब नोटिस चला जाए फिर उसके बाद जो चेयरमैन था, चेयरमैन कौन था, जो डिवोर्स कराने वाली जो अथॉरिटी थी, ठीक है, वहाँ पे तो चेयरमैन बैठा होता है, उसका ये काम बनता है कि इन दोनों पार्टीज़ की भी, यानी कि हस्बैंड की साइड से और वाइफ की साइड से, दोनों की साइड से रिकॉन्सिलेशन कराए, कोई ऐसे बंदे को बुलवाए जो इन दोनों की सुलह करा सके। अगर फिर भी नहीं माने फिर क्या करेगा, चेयरमैन इन दोनों की डिवोर्स करा देगा 90 डेज़ के अंदर। या लिखे आफ्टर गिविंग नोटिस द चेयरमैन एंड हिज वाइफ देन हस्बैंड हैज़ टू वेट फॉर 90 डेज़, इसी 90 डेज़ के अंदर रिकॉन्सिलेशन होगी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मानते हैं फिर 90 डेज़ बाद इनके तलाक हो जाएगा। Next heading है divorce considered null and void. In some cases, uttering the word of divorce became invalid. Among these cases is when the husband is, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हस्बैंड तो तलाक दे देता है लेकिन उसके तलाक को सही नहीं समझा जाएगा, कानूनी तौर पे उसके तलाक पे अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या तो हस्बैंड अगर ड्रंक हो, उसने शराब की हालत में, नशे की हालत में तलाक दे दिया अपनी बीवी को, तो ऐसी सिचुएशन पे उसके तलाक को वैलिड कानूनी तौर पे नहीं सही समझा जाएगा।
फोर्स टू गिव डाइवोर्स, यानी कि अगर हस्बैंड ने किसी के दबाव में आके अपनी बीवी को डाइवोर्स दिए तब भी उसकी इस डाइवोर्स केस को सही नहीं समझा जाएगा। इन अ कंप्लीट लॉस ऑफ टेम्पर, यानी कि अगर हस्बैंड ने शदीद गुस्से में आके अपनी बीवी को डाइवोर्स दी। बाज़ वक़्त कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो गुस्से में अपना उनका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए अगर शदीद गुस्से में लॉस ऑफ टेम्पर में हस्बैंड ने अपनी बीवी को तलाक दी तो ऐसी सिचुएशन में भी उसके डाइवोर्स को कानून एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन एन एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड सच एज द सपोज है कि हस्बैंड जानी तौर पर पागल हो गया, तो तब अगर उसे तलाक दे दी है तो ऐसी सिचुएशन पे भी हस्बैंड के डिवोर्स को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसके बाद सेक्शन 314 आगे 314, पावर टू गिव तलाक बिलोंग्स टू द हस्बैंड बट ही मे डेलीगेट द पावर टू हिज वाइफ और टू अ थर्ड पर्सन ईदर परमानेंटली और टेम्पररी। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है कि वैसे तो सारी की सारी डिवोर्स देने की, तलाक देने की, तलाक की बात करें, डिवोर्स की नहीं, डिवोर्स में तो ऑब्वियसली खुला और बाकी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन मैं तलाक की बात करी हूँ। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तलाक की सारी पावर्स तो हस्बैंड के पास है, लेकिन हस्बैंड की मर्ज़ी है कि वो तलाक देने की पावर अपनी बीवी को भी दे सकता है या किसी ऐसे बंदे को भी दे सकता है कि भाई मैं तो घर पे नहीं हूँ, तुम मेरी जगह से बात करो तलाक की, यानी किसी थर्ड पर्सन को भी कह सकता है कि तुम तलाक की प्रोसीडिंग शुरू कर दो। यहाँ पे केस लॉ है इस केस लॉ में भी यही हुआ है कि सपोज हस्बैंड जो है दूर है तो किसी थर्ड पर्सन को वो कह सकता है कि भाई तुम मेरी तलाक की प्रोसीडिंग शुरू कर दो। रेवोकेशन ऑफ तलाक, तलाक को ख़त्म करना, यानी कि तलाक प्रोसीजर शुरू हो गया। जो पहले 2 तलाक नहीं थे, पहले 2 तलाक हैं, उसके बाद जो वेटिंग पीरियड उस दौरान अगर हस्बैंड वाइफ की बीच सुलह हो जाती है तो डिवोर्स रिवोक हो जाता है। रिवोक का मतलब है तलाक का ख़त्म हो जाना। द हस्बैंड कैन रिवोक और कैंसिल द डिवोर्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज। अब 90 डेज कौन से है, वो जब हमने पीछे पढ़ा था, ये जो हमने पीछे पढ़ा था प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स का, जिसमें इफेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स, यानी कि जब चेयरमैन को वो डिवोर्स का नोटिस भेज देगा ना तो उसके बाद रिकन्सिलेशन पीरियड के अंदर 90 डेज़ का गैप होगा। तो तलाक के इफेक्टिव होने से पहले 90 डेज़ का जो गैप होगा, इसी 90 डेज़ के अंदर हस्बैंड के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने तलाक के प्रोसीजर को कैंसिल करते। अगर 90 डेज़ गुजर गए तो उसका तलाक हो जाएगा, उसके बाद अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी कि हस्बैंड अगर तलाक को कैंसिल करना चाहता है तो 90 डेज़ के अंदर कर दे। पनिशमेंट्स क्या होंगी, whoever breach or break the provisions shall be punished with the imprisonment of 1 year और by 5 years फाइन वगैरह। यानी कि तलाक के प्रोसीजर्स में कोई मसला डाल दिया, यानी कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को हक महर नहीं दिया या कुछ कानूनी कार्रवाई सही से नहीं की, लीगल पेपर्स मौजूद नहीं थे, लीगल पेपर्स में कोई मसला डाल दिया, कोई भी किसी किस्म की गलत हरकत अगर हस्बैंड ने की है तो उसको 1 साल की जेल हो सकती है और उसको 5000 जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये यहाँ पर उन्होंने लिखी है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ इद्दत, अब इद्दत वो था जिसमें हस्बैंड 2 बार तलाक दे देता है, उसके बाद फिर वेटिंग पीरियड शुरू होता है। उस वेटिंग पीरियड के बारे में आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। इन केस ऑफ डिवोर्स द पीरियड ऑफ इद्दत बिगन्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिवोर्स, यानी कि इद्दत पीरियड तभी शुरू होता है जब क्या कहते हैं तलाक की प्रोनाउंसमेंट अपना हस्बैंड कर देता है, ठीक हो गया। इफ़ अ मैरिज वॉज कंज्यूमिनेटेड, इफ़ मैरिज वॉज कंज्यूम, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच इंटरकोर्स हो चुका है शादी के बाद, तो ऐसी सिचुएशन पे इफ़ अ मैरिज वाज नॉट कंज्यूमेटेड देन इन सच केस शी कैन मैरी इमीडिएटली आफ्टर, यानी कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच इंटरकोर्स हो चुका है तो वाइफ को चाहिए कि वो इद्दत करे, इंतज़ार करे 3 महीने का, यानी कि 90 डेज़ का। लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच किसी किस्म का भी इंटरकोर्स नहीं हुआ, यानी कि कंज्यूमेटेड नहीं हुई शादी उनकी, किसी किस्म का भी इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ जल्दी से डिवोर्स लेके फ़ौरन किसी और से शादी कर सकती है। लेकिन अगर इंटरकोर्स हो गया तो इस्लाम के मुताबिक या लॉ के मुताबिक उसे इंतज़ार करना पड़ेगा 90 डेज़ का या 3 महीने का, ठीक हो गया। इन केस ऑफ डेथ द पीरियड ऑफ इद्दत बिगन्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, शी इज़ बाउंड टू प्रिजर्व द पीरियड ऑफ इद्दत, यानी कि आप सपोज अब हस्बैंड ने कहा था भाई मैं अपने बीवी को डिवोर्स दे रहा हूँ, या कोई यहाँ पे कुछ और बात लिखी है, मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। इस सिचुएशन पे हस्बैंड ज़िंदा है, इस सिचुएशन पे हस्बैंड मर गया। अब यहाँ पे सीन ये हुआ है कि हस्बैंड मर गया, बीवी को चाहिए कि वो किसी और से शादी करे, तो तब भी वो अगर हस्बैंड फ़ौरन फौत हुआ तब भी वो फ़ौरन शादी नहीं कर सकती, तब भी उसको चाहिए कि वो हस्बैंड की डेथ के बाद 90 डेज़ रुके या 3 महीने रुके, उसके बाद वो शादी करे। तो दोनों प्रोसीजर्स में ये कहा है कि जब डिवोर्स होती है तो वाइफ को चाहिए, अगर उसका इंटरकोर्स हो चुका है सेक्शुअल इंटरकोर्स, उसको 3 महीने या 90 डेज़ रुकना पड़ेगा। अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ तो वो जल्दी शादी कर सकती है, अगर हस्बैंड की डेथ होगी तब भी उसको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इद्दत में यह है कि टू मेक श्योर दैट द वुमन इज़ प्रेग्नेंट। अच्छा, यहाँ पे ये बात ये कह रही है कि इद्दत क्यों करनी चाहिए। इद्दत इसलिए करनी चाहिए कि सपोज हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ अगर नहीं रहना तो उस दौरान उसकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट हो गई है
तो ज़ाहिर बात है उसको 3 महीने सब्र करना पड़ेगा। पता नहीं चलता ना फ़ौरन, सपोज हस्बैंड कहता है मुझे तलाक चाहिए, और उसी वक्त पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, तो 2 दिन 3 दिन बाद या महीने बाद उसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है, तो इसलिए इज्जत रखी जाती है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस आफ्टर डिवोर्स, यानी कि जब हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो कस्टडी डिवोर्स की बच्चों की किसके पास जाती है? बच्चे के पास। इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली बच्चे नहीं हैं, या बाद में होने वाले होते हैं। इस सिचुएशन में बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अगर डिवोर्स ले रहे हैं, यहाँ पे उसकी मेथड लिखी है, द मदर हैज़ मोर राइट टू कस्टडी ऑफ हर चाइल्ड वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी। यानी कि अगर माँ सिंगल है, ठीक है, तो उसके पास कस्टडी के राइट ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मामा जो है शादी कर लेती हैं तो उसकी कस्टडी के राइट्स ख़त्म हो जाते हैं या कम हो सकते हैं। मदर आर मोर काइंड एंड जेंटल विद देयर चिल्ड्रन एज़ कम्पेयर टू देयर फादर, इसलिए इस्लाम के हिसाब से मदर्स को ज़्यादा राइट्स दी जाती हैं, क्योंकि मदर्स आर बहुत जेंटल यानी कि नरम लहजे की होती हैं, अच्छी होती हैं फादर्स की कंपेयरिंग। कंडीशंस इन विच कस्टडी राइट इज़ रिमूव्ड, ऐसी सिचुएशन में जिसमें मामा की कस्टडी राइट्स रिमूव्ड होती हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। अगर मामा इस्लाम से हट जाएं, किसी और मज़हब में चली जाएं, तो उसकी कस्टडी राइट ख़त्म हो जाएगी। ओपनली इंक्लर्ज इंस्टेंस, यानी कि अगर मामा गुनाहों में मुब्तला हो जाएं, गलत कामों में मुब्तला हो जाए, अडल्ट्री वगैरह में, तो ऐसी सिचुएशन में भी मामा की जो कस्टडी राइट है वो उनसे छीन ली जाएगी। इन द अबव केसेस द राइट कस्टडी इज़ रिमूव फ्रॉम मदर एंड ट्रांसफर्स टू द फॉलोइंग, यानी कि मामा से जब कस्टडी राइट ले ली जाएगी तो मामा की फैमिली को मिल जाएगी बच्चों की कस्टडी। तो मामा की फैमिली में कस्टडी राइट मिलेगी मैटरनल ग्रैंड मदर को, यानी कि बच्चे की नानी को, नाना को, या मामा की जो बहन है यानी कि बच्चे की खाला को, हाफ सिस्टर, पेरेंटल सिस्टर, यानी कि अब यहाँ पे अबू की साइड की फैमिली शुरू होगी। यानी कि अगर मामा से कस्टडी ले ली जाएगी तो हस्बैंड एंड वाइफ के जो पेरेंट्स हैं और बहन भाई हैं तो उनको बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी। इनमें से किसी को भी मिल सकती है। द मेल हैव द राइट टू कस्टडी इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, यानी कि अगर मेल को कस्टडी मिलेगी तो किसको मिलेगी? फादर को मिल सकती कस्टडी। फादर जिंदा नहीं तो फादर की जगह ग्रैंड फादर को मिल सकती है। चाचू रियल ब्रदर यानी कि फादर का जो भाई है यानी कि चाचू को कस्टडी मिल सकती है बच्चे की। ये उसकी बातें लिखी हैं। पेरेंटल ब्रदर जो भी मामू चाचे जो भी लोग हैं उनको कस्टडी मिल सकती थी। ये उसकी यहाँ पे लिस्ट लिखी है। अगली है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट कस्टडी। यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी तो वो पूछ रही थी कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे से बच्चे लेना चाह रहा है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर एक राय दी थी। क्या बोला था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था उस औरत को, यू आर मोर राइटफुल ऑफ द चाइल्ड एज लॉन्ग एज यू डोंट मैरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास अपने बच्चे का हक़ ज़्यादा है जब तक कि तुम किसी और से शादी नहीं कर लेती। ये बात यहाँ लिखी है। रीजंस बिहाइंड गिविंग मोर राइट टू कस्टडी मदर, उसकी वजह ये है कि जो माँ है वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को प्यार से, मर्सी से, रहम के साथ बड़ा करती है, बहुत ज़्यादा केयर के साथ बड़ा करती है एज़ कम्पेयर टू फादर। ठीक है, क्योंकि फादर ऑब्वियसली जॉब्स पे चले जाते हैं, उनके पास कितना टाइम होता है कि अपने बच्चों को भी फोकसली देख सकें। द रीजंस फॉर दिस इज़ दैट, आप अगर पढ़ोगे तो वही बातें लिखी हैं जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे। ठीक है, आसान वर्डिंग्स है। When the mother has a right of custody but does not have a shelter to stay in with the child, the father must provide shelter for both। यानी कि मामा के पास राइट तो है लेकिन जो फादर है उसके ऊपर ये ड्यूटी बाउंड हो जाती है कि वो उस माँ को और उस बच्चे को जिसको वो छोड़ना चाह रहा है उसको कोई हाउस प्रोवाइड करके दे। दैन वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन तलाक एंड खुला। पहला है राइट। तलाक का राइट हस्बैंड के पास होता है, खुला का राइट वाइफ के पास होता है। डॉवर, अगर हस्बैंड तलाक दे रहा है तो उसको हक महर, डॉवर को हक महर कहते हैं। डॉवर उसको फ़ौरन वाइफ को देना होगा। लेकिन अगर वाइफ खुला मांग रही है तो वाइफ को फ़ौरन डॉवर हक महर फ़ौरन अपने हस्बैंड को देना होता है। इनिशिएशन, तलाक की शुरुआत हस्बैंड करता है, खुला की शुरुआत वाइफ करती है। प्रोसीजर, फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक द हस्बैंड डज नॉट नीड टू फॉलो एनी प्रोसीजर, यानी कि अगर तलाक होता है तो हस्बैंड को कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी, लेकिन अगर खुला होता है तो वाइफ को बहुत सारे कानूनी कागजात और चीज़ों को की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीशन, इसमें लिखा है अ डिवोर्स बाय अ तलाक इज़ नॉट कंप्लीटेड बाय अ सिंगल डिक्लेरेशन ऑफ हस्बैंड, यानी कि इसमें कोई है इतना पीरियड आएगा, आप रुकावटें बहुत सारी आएंगी। इस सिचुएशन पे बहुत सारी रुकावटें हैं, फ़ौरन कंप्लीशन नहीं होती तलाक में, लेकिन जो खुला है वो फ़ौरन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं प्रेग्नेंट होता ना, वाइफ होती है। उसके बाद स्कोप,
द स्कोप ऑफ द तलाक इज़ अनलिमिटेड एंड द स्कोप ऑफ खुला इज़ लिमिटेड। देन वी हैव कंक्लूजन में भी यही बात लिखी है, आई कंक्लूड दैट द डिवोर्स इज़ अ मेथड टू रिजॉल्व अ मैरिज, यानी कि जो डिवोर्स है वो शादी ख़त्म करने का एक तरीका है। हस्बैंड हैज़ अ राइट टू गिव तलाक टू हिज वाइफ टू एंड द मैरिज, बट यही लिखा है कि हस्बैंड के पास ये राइट होता है कि अपनी वाइफ को कभी भी छोड़ दे, बस।